नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा उन सभी बड़ी खबरों की जो आपसे जुड़ी हुई हैं। शो में बात करेंगे जनसंख्या पर आधारित उस रिपोर्ट पर जिसने आज देश के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। क्या है वो रिपोर्ट और क्या है उसके मायने, दिखाएंगे विस्तार से। दूसरी खबर है एक सांसद और एक विधायक के बयान से जुड़ी, जिसने हैदराबाद के चुनाव को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। क्यों हो रही है बयानबाजी, बताएंगे आगे। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां महादेव ऐप का जाल फैलता ही जा रहा है। ईओडब्ल्यू का शिकंजा आज किस पर कसा, आपको आगे दिखाएंगे। हमारी अगली खबर होगी इंदौर से, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबला तो खत्म हो गया है, मगर नोटा नया प्रत्याशी बनकर उभरा है। नोटा की वकालत और नोटा का विरोध क्यों हो रहा है, बताएंगे विस्तार से। आखिर में हम आपको छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सुखद खबर दिखाएंगे। यहां भी वही पुरानी बात कि लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। क्यों हर बार ये हेडलाइन दोहराई जाती है, इसके मायने भी हम आपको समझाएंगे। क्या आप भरोसा करेंगे कि हमारे देश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है? मगर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की माने तो 1950 से 2015 के 65 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या में 7% की कमी आई है। साथ ही मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है। कल जारी हुई इस रिपोर्ट ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। क्या है ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक रिपोर्ट ने नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के नतीजे हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति को हवा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 65 सालों में हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यकों के मुकाबले कम हुई है। आर्थिक सलाह परिषद की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। वहीं ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। इस रिपोर्ट के आते ही राजनीति की नई सीरीज शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है। देखिए, चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी। सबका साथ सबका विकास का भाव प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। अब ये माँ भारती के संतानों के साथ संतुष्टीकरण का राजनीति होगा। इस मामले पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी चिंता जाहिर की है। देखिए, हिंदू जब हुआ कि हम दो हमारे दो, पहले ही यह जो है इसका संख्या जो है कम करने के लिए आदेश हुआ था, तो उस समय हिंदू तो अपना काम करने लगे, अपनी जनसंख्या कम कर दिए। और मुसलमान की ये दृष्टि है कि जितने हमारी संख्या बढ़ जाएगी उतने हमारे लिए होगा अधिकार कि हम जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान बंटवारा हो गया, वैसे हम हिस्सा मांग लेंगे, इसमें बंटवारा कर लेंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि देश में फिलहाल बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, न कि इस रिपोर्ट पर। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई,
मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस रिपोर्ट को नफरत फैलाने वाली रिपोर्ट बताया है। मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए। इस रिपोर्ट पर जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर जवाब नहीं देते। किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। AIMIM चीफ की बात सुनने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आए होंगे कि आखिर ये रिपोर्ट बनाई किसने है। तो जान लीजिए, इस रिपोर्ट को डॉक्टर शमिका रवि की अगुवाई में तैयार किया गया है, जो पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य आबादी का आर्थिक नीतियों पर असर परखना है। इस कमेटी ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव पर स्टडी की, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। 167 देशों में बहुसंख्यक उन्हें माना गया है जिनकी आबादी 75% से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी में सबसे तेज बढ़ोतरी बांग्लादेश में हुई है, वहीं बौद्ध आबादी में सबसे तेज गिरावट म्यांमार में दर्ज की गई है और हिंदू आबादी में सबसे तेज गिरावट नेपाल में दर्ज हुई है। चुनाव के बीच जनसंख्या को लेकर आई इस रिपोर्ट से सियासी बवाल खड़ा हो गया है, तो रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव के बीच उठा सियासी तूफान कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में 15 साल पुराने आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट से ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप तो लग रहे हैं, मगर इश्क और चुनाव में तो सब जायज होता है। देखना है ये रिपोर्ट इस चुनाव में मुद्दा बनती है या नहीं। वैसे मुद्दा बनी तो बीजेपी को फायदा होना लगभग तय है। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा जब हैदराबाद में प्रचार को पहुंची तो एक ऐसा बयान दे दिया जिसने हैदराबाद के तनातनी वाले चुनाव को नया रंग दे दिया। इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने उतरी नवनीत राणा ने हैदराबाद में ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के सालों पुराने बयान को निशाना बनाया और कह दिया कि हमें 15 सेकंड लगेंगे। नवनीत राणा क्यों ये 15 सेकंड मांग रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ओवैसी के 15 मिनट पर नवनीत के 15 सेकंड कितने भारी। तेलंगाना में फिलहाल 15 सेकंड और 15 मिनट की लड़ाई चल रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पहुंचने के साथ ही जुबानी जंग तेज हो गई है। ये जुबानी जंग छेड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा है। तेलुगु फिल्म की कलाकार रह चुकी नवनीत राणा अमरावती लोकसभा सीट से पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जब वो तेलंगाना पहुंची तो उन्होंने जूनियर ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया, उनके बयान का जिक्र किया और एक बार फिर पुरानी बहस को नया रूप देने का काम कर दिया और ओवैसी से 15 सेकंड मांग लिए। सबसे पहले आप नवनीत राणा का बयान सुनिए। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। बीजेपी के फायरमैन नेता नवनीत राणा तेलंगाना के दौरे पर थी। हैदराबाद में उन्होंने महबूब नगर में रोड शो और जनसभा के दौरान ओवैसी बंधुओं पर जमकर तंज कसे। जब भाई पर सवाल उठा तो ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने नवनीत राणा के बयान पर कह दिया कि राणा को 15 सेकंड की जगह 1 घंटा दे दीजिए। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए,
कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट का मामला आखिर है क्या। AIMIM प्रमुख के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2013 में दी गई हेट स्पीच में कहा था कि अगर पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो हम 25 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2013 में एक समुदाय के खिलाफ उकसाने वाला भाषण देने पर केस हुआ। 8 जनवरी 2013 में देशद्रोह, राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अभियोग में गिरफ्तारी, 40 दिन तक जेल में बंद रहे। अप्रैल 2022 में साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए अदालत ने बरी कर दिया था। वहीं अगर राणा की बात की जाए तो वो भी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने ये कहकर विवाद छेड़ दिया था कि जो लोग श्री राम नहीं कहना चाहते वो पाकिस्तान जा सकते हैं। इस देश में रहना है तो जय श्री राम, और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है, ये हिंदुस्तान है। 2014 में नवनीत राणा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। 2019 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर अमरावती सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जो कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुकी हैं। 15 अप्रैल को कहा था पीएम मोदी की हवा है, इस भ्रम में कोई न रहे। 2022 अप्रैल, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान। राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। सियासत में तीखे तेवर दिखाने वाली नवनीत राणा अभिनेत्री और मॉडल रह चुकी हैं। बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ फिल्मों में काम कर चुकी हैं और राजनीति में अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता के प्रचार के दौरान नवनीत राणा ने 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड से देकर एक बार फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एक जमाने की फिल्म अभिनेत्री नवनीत राणा पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रही हैं, या यूं कहें कि विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। हैदराबाद चुनाव में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया नवनीत का बयान क्या ओवैसी की चुनावी पतंग काटेगा, या मुस्लिम बहुल सीट पर मुसलमान वोटरों को एकजुट कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा। महादेव सट्टा ऐप का जिन चिराग में वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आज एक बार फिर ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ में 29 जगहों पर छापे मारे। इस छापे में ईओडब्ल्यू को महादेव ऐप से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संपत्तियों से जुड़ी दस्तावेज, हवाला से संबंधित पर्चियां, बैंक से संबंधित कागजात और बहुत सारे संदेहास्पद दस्तावेज बरामद हुए। छापे के तहत छत्तीसगढ़ के किन बड़े लोगों से जुड़ रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल केस महादेव सट्टा केस में ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लिया है। टीम ने छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर रेड मारी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कांकेर और राजनांदगांव सभी जगह एक साथ छापे की कार्रवाई की गई। ईओडब्ल्यू की टीम महादेव सट्टा ऐप के आरोपी निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के घर भी पहुंची। 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। महादेव सट्टा ऐप के मामले पर आज ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने राजधानी रायपुर के 2 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। निलंबित एसआई चंद्रभूषण वर्मा के घर और उसके भाई के घर पर आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों ने कार्रवाई की है। और आने वाले दिनों में भी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है, कई नेता, कई अधिकारी उसके जद में आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर के घर भी एसीबी की टीम पहुंची। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में आज तड़के ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने कई जगहों पर रेड की कार्रवाई की है। उनमें से एक नाम है दिलीप चंद्राकर। दिलीप चंद्राकर के घर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची है और यहां पे घर के अंदर जांच कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे दिलीप चंद्राकर कौन है, तो दिलीप चंद्राकर के बारे में मैं बता दूं कि दिलीप चंद्राकर वही शख्स है जो सौरभ चंद्राकर महादेव का संचालक था, उनके चाचा लगते हैं रिश्ते में।
वहीं कांकेर के चारामा में भी ईओडब्ल्यू की टीम ने हेड कांस्टेबल विजय पांडे के वार्ड नंबर 13 स्थित आवास में दबिश दी। कांकेर में इस मामले में ये पहला एक्शन है। सुबह 5 बजे से 7 सदस्यीय टीम ने विजय पांडे के निवास पर छापा मारा। इस दौरान हवलदार विजय पांडे और उनका परिवार घर में मौजूद नहीं थे। 7 घंटे तक इंतजार करने के बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने हवलदार विजय पांडे के निवास को सील कर चले गए। कार्रवाई के बाद हवा की तरह पूरे जिले में फैल गई। हवलदार के घर के ठाठ देखते ही बन रहे थे। बरामदे में महंगी गाड़ियां और आलीशान घर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। कांकेर जिले के चारामा विकास खंड में आज ईओडब्ल्यू और एसीबी ने तड़के सुबह 5 बजे छापा मारा। यहां छापा महादेव सट्टा ऐप और शराब से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल कांकेर जिले में पदस्थ हवलदार विजय पांडे के निवास में आज एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। हालांकि घर में मौजूद नहीं होने के कारण करीब 6 घंटा एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बिताने के बाद उनके आवास को सील कर वहां से चले गए। इस पूरे मामले में कांकेर एसपी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हवलदार विजय पांडे जो कांकेर पुलिस में पदस्थ हैं, उनके यहाँ रेड हुआ है एसीबी ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ द्वारा। इस संबंध में पूरी कार्रवाई चूंकि ईओडब्ल्यू द्वारा की गई है, विस्तृत जानकारी उन्हीं से मिल पाएगी। अब ये कार्रवाई किस संबंध में किया है स्पष्ट रूप से हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन महादेव ऐप से रिलेटेड है करके खबर है, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर पाए। इसके अलावा धर्मजयगढ़ में कारोबारी अनिल अग्रवाल का मकान भी सील किया गया। इस मामले में धर्मजयगढ़ में ईओडब्ल्यू ने कारोबारी अनिल के यहां छापेमारी की। हालांकि घर कई सालों से बंद पड़ा है, लिहाजा अधिकारियों ने मकान को सील कर दिया। अब बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू जल्द इस छापे को लेकर कोई बड़ा खुलासा भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में लगातार पड़ रहे इन छापों के बाद कांग्रेस से जुड़े नेताओं और उनके समर्थकों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ईओडब्ल्यू कब महादेव के सरगनाओं पर शिकंजा कसता है और उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करता है। और अब खबर नोटा से जुड़ी हुई। अब तक नोटा के समर्थन में शायद ही देश के किसी शहर में ऐसी मुहिम देखी गई होगी। ये मुहिम कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में चल रही है और चलाने वाले हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। दरअसल अपने प्रत्याशी का पाला बदलने के बाद कांग्रेस के पास मैदान में बने रहने का अब कोई और चारा बचा ही नहीं है सिवाय नोटा के। हालांकि बीजेपी के लोग नोटा के पुरजोर विरोध में उतर आए हैं। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी नोटा को नहीं बल्कि उपलब्ध उम्मीदवारों में से किसी को चुनने की अपील की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अक्षय कांति बम के इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन वापस लेने और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। चौथे चरण में इंदौर में मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में नोटा मुहिम शुरू कर दी है। वोट फॉर नोटा लिखकर इंदौर लोकसभा की जनता से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नोटा को वोट दे। कांग्रेस नेता पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों से नोटा पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव, विवेक खंडेलवाल समेत कई नेता लोगों को नोटा चाय तक पिलाते नजर आ चुके हैं। रैली का आयोजन किया जा चुका है। ऑटो रिक्शा के पीछे पोस्टर चस्पा किए गए हैं। यही नहीं, खुद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इंदौर की जनता से नोटा पर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग सब अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन है। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ। इसलिए अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूं कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज गया, उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का जाए। राजनीतिक स्वच्छता की नीड है अगर इस देश को, तो फिर आप मैसेज दें। नोटा ऑप्शन है, उसको ध्यान इंदौर शहर के परिवारजन रखेंगे। इस नोटा अभियान के पीछे छिपी कहानी का सार बस इतना है कि इंदौर में कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाया था,
लेकिन 29 अप्रैल को उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। लिहाजा अब कांग्रेस से इंदौर में कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस केवल नोटा के सहारे है। 13 मई को चौथे चरण का मतदान है और कांग्रेस अपने इस अभियान को 11 मई तक चलाने की प्लानिंग में है। कांग्रेस की नोटा अपील का बीजेपी ने भी तोड़ निकाल लिया है। पहले ऑटो रिक्शा के पीछे लगे नोटा अपील के पोस्टर्स खुद बीजेपी पार्षद संध्या यादव फाड़ती हुई नजर आईं। इसके बाद भगवा ऑटो चालक संघ वालों ने भी नोटा अपील के पोस्टर्स फाड़कर राष्ट्र हित में मतदान करने की अपील के पोस्टर्स ऑटो रिक्शा के पीछे चिपकाए। इंदौर में शुरू हुए नोटा वॉर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये कहकर एंट्री मारी है कि आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा दबाएंगे। नोटा अपील को वीडी शर्मा ने असंवैधानिक बताया है। भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर आरएसएस प्रमुख का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मोहन भागवत नोटा को लेकर समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक बात नोटा की है कि खड़े हुए 5 लोग और एक भी मेरा पसंद नहीं है, तो इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है ऐसा कहना। अब एक तो बात है कि प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है। 100% बेस्ट ये बहुत कठिन बात है, आकाश पुष्प जैसी बात है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये महाभारत के समय से है। हालांकि शहर की जनता का अपना मत है। कुछ कांग्रेस को कह रहे हैं कि आपका सिक्का खोटा, हम क्यों दबाएं नोटा, तो कुछ नोटा के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस लगातार नोटा की अपील कर रही है, जीतू पटवारी भी बोल रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या नोटा दबाना चाहिए? कांग्रेस के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब चुनाव में प्रत्याशी का चयन करना था, तब कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जो अपने आप को बड़े लीडर कहते हैं, वो तो बैकफुट पे आ गए थे। वो एक ऐसा दूल्हा ढूंढ रहे थे कि जिसके सर पे पूरा सेहरा मांडा जाए, और हुआ भी यही कि अक्षय कांति बम नामक जो प्रत्याशी कांग्रेस ने चुना था, उसे दूल्हे के रूप में ही बनाया था। जो कर रही है अपील, उसको तो लेकर मतलब हम तो उसकी नहीं कहेंगे, बाकी के जो नोटे का जो कहा जा रहा है उसके लेकर अभियान भी चला जा रहा है। गलत तो नहीं है वो, क्यों? क्योंकि निर्वाचन ने खुद इसके अंदर ऑप्शन दिया है, 14 कैंडिडेट है, अपने जो पसंद है वो कर सकते हैं। और कांग्रेस जो कह रही है कि नोटा का ऑप्शन दिया है उसको लेकर, तो वो गलत नहीं है। कांग्रेस की नोटा अपील का इंदौर में बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ कांग्रेस के लगभग 5 लाख परंपरागत वोटर्स हैं। ऐसे में आधे भी निकलकर अगर नोटा को वोट देते हैं तो देश में नोटा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसे लंबे समय तक तोड़ना मुश्किल होगा। आपका प्रत्याशी खोटा, हम क्यों दबाएं नोटा, ये वो लाइन है जो अब इंदौर लोकसभा चुनाव में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है, तो बीजेपी उनके प्रत्याशी को खोटा बता रही है। लेकिन नोटा और खोटा की इस लड़ाई में बीजेपी प्रत्याशी शंकर ललवानी की रिकॉर्ड मतों से जीतने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। नोटा के समर्थन और विरोध के बीच देखना है इंदौर की प्रबुद्ध जनता क्या तय करती है। वैसे बीजेपी के इस बड़े गढ़ में कांग्रेस के समर्थन में मतदाताओं की संख्या भी कम नहीं है। यदि कांग्रेसी वोटर्स नोटा के पक्ष में आ गए तो देश में नोटा नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होगा। छत्तीसगढ़ से अब एक अच्छी खबर है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में बेटियों ने फिर एक बार बाजी मारी। छत्तीसगढ़ में बेटियों ने इस बार बाजी मारी है।
10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जब सामने आया तो उसमें शीर्ष में बेटियों का नाम ही था। बेटियों ने पुरानी परंपरा को भी कायम रखने का काम किया है। पिछले साल भी छात्राओं का पासिंग परसेंटेज लड़कों से ज्यादा था। इस बार 10वीं में जशपुर की सिमरन शब्बा ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके साथ दूसरे स्थान पर भी गरियाबंद की होनिशा ने जगह बनाई है और तीसरे स्थान पर जशपुर से श्रेयांश कुमार यादव रहे। जी सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, विस्तार न्यूज की तरफ से आपने टॉप किया है पूरे प्रदेश में। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रही हैं आप टॉप करने के बाद? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, प्राउड फीलिंग हो रहा है। आज के समय में लोग कोचिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्या आपने कोचिंग कहीं से ली थी? नहीं, मैंने कोचिंग कहीं से नहीं की, ना ही मैंने फ़ोन में ऑनलाइन कोचिंग की, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी। आपके माता पिता क्या करते हैं ये बताइए? मेरे फादर एक टेलर है, उनका टेलर का दुकान है, ओके टेलर, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। तो आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी रहती है सरकारी स्कूलों की? मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 10th में एडमिशन लिया था। वहाँ की पढ़ाई जो बहुत ही अच्छी है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, यही है। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहेंगे? आपने आज टॉप किया है, पूरे जशपुर का मान बढ़ाया, तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी शिक्षा की? फ्यूचर में मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहूँगी और एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसके अलावा खास बात यह है कि 10वीं के मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले 59 छात्रों में से 44 स्टूडेंट लड़कियां हैं। 10वीं बोर्ड में 64,000 बच्चे फेल हुए, 2,57,072 छात्र परीक्षा में पास हुए, यानी कुल 75.61% परीक्षार्थी पास हुए हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने 10वीं बोर्ड में बाजी मारी है। कुल मिलाकर रिजल्ट को समझा जाए तो इस बार 10वीं का रिजल्ट में पिछले साल की तुलना में 0.56% बेहतर है। वहीं 12वीं बोर्ड में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। महासमुंद जिले के महक अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद सेकंड और थर्ड पोजीशन में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। बहुत मेहनत की थी, ऑब्वियस सी बात है, बिना मेहनत के तो कोई भी फर्स्ट नहीं आ सकता है। एग्ज़ाम के दिन तो 4-4 बजे उठना पड़ता था वापस से रिवाइज करने के लिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना चाहिए कि ना कभी भी अपने माइंड में प्रेशर नहीं रखना चाहिए कि शिट आज एग्ज़ाम है, कैसे करेंगे। हमेशा अच्छे से लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे कुछ चर्चा नहीं होती थी। जैसे ही मेरे पापा मुझे एग्ज़ाम हॉल से लेने आते थे, मैं तो एकदम खुशी चहक के बोलती थी, पापा आज तो मेरा बहुत अच्छा गया, इससे एकदम 100 में 100 आने वाला एग्जाम गया है। पापा भी बहुत खुश हो जाते थे। तो ऐसे लगता था हाँ ऑब्वियस सी बात है टॉप 10 में आएगी, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप 1 में आऊंगी करके। 12वीं बोर्ड के मेरिट लिस्ट में कुल 20 छात्रों को जगह मिली है। इसमें 15 लड़कियां हैं और 5 लड़के। खास बात यह है कि 20 छात्रों के बीच मेरिट में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर हुई। वहीं बिलासपुर में 12वीं के टॉपर वेदांतिका की मां ने विस्तार न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि किस तरह वेदांतिका के जन्म पर परिवार ने उन्हें ताना मारा था। इस बार के रिजल्ट में खास बात ये रही कि मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले ज्यादातर छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं। 79 में 51 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल का ये डायलॉग है कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं, और छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजों में लड़कियों ने ये बात आखिर साबित कर दी है और अपने परिवार को भी गर्व करने का एक भरपूर मौका दिया है। और अब बारी है चलते चलते की, जिसमें हम आपको कुछ रोचक दिखाने की कोशिश करते हैं। इंदौर से बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी का अनोखा अंदाज चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला। इंदौर में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं और उधर बीजेपी प्रत्याशी हैं जो जनसंपर्क के दौरान जमकर नाचते और थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल शंकर लालवानी एक भजन संध्या में पहुंचे थे, जहां वो भोलेनाथ के भजन पर भजन गायक के साथ जमकर डांस करते हुए नजर आए। देखिए ये वीडियो।